हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं मॉडल क्वेश्चन पेपर सीएमए इंटर का पेपर नंबर 11 जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, उसका हम यहां पे डिटेल में जो सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने इश्यू किया है वो यहां पे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका एफएमबीडीए का सेट 1 है जो इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए रिलीज किया। सिलेबस 2022 के लिए ऑफ कोर्स एफएमबीडीए का जो पेपर है वो न्यू सिलेबस में ही है। ओल्ड सिलेबस में तो ये आपके कॉस्ट एंड एफएम के नाम से हुआ करता था। तो आज का अपना टारगेट है एफएमबीडीए का सेट 1 दिसंबर 2023 के लिए जो एमक्यूपी इश्यू किया इंस्टीट्यूट ने, उसका हम डिटेल्ड सॉल्यूशन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पेपर के साथ साथ सॉल्यूशन भी रिलीज कर दिए हैं, तो हम उन्हें सॉल्यूशन की हेल्प से करेंगे। आपके एग्जाम काफी नजदीक है तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करता हूं एफएमबीडीए का एमक्यूपी। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करने में मिलते हैं। 100 नंबर का ये पेपर है। 2 सेक्शन में ये पेपर बनाया गया। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन रखा गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, जिसमें आपको 15 एमसीक्यू दिए गए, 2 मार्क्स के 30 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया गया। देन सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और उन 7 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अगर मैं उन 5 क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको थ्योरी देखने को मिलता है, बट इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हो तो सर आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये 5 क्वेश्चन 100% प्रैक्टिकल देखने को मिल जाते हैं। तो इसका मतलब अगर अपना प्रैक्टिकल अच्छा है, एफएम का प्रैक्टिकल अच्छा है, 70 नंबर का आप यहां पे ये प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 2 आप छोड़ देना क्योंकि चॉइस में है। अकॉर्डिंगली आप 70 आउट ऑफ 70 भी मार्क्स लेकर आ सकते हो सेक्शन बी में, और सेक्शन ए तो एमसीक्यू है ही, उसमें भी 30 आउट ऑफ 30 पॉसिबल है। और काफी सारा इस बार इंस्टीट्यूट ने एफएमबीडीए के एमसीक्यू में प्रैक्टिकल पोर्शन भी अच्छा खासा दिया है। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जो भी एमटीपी एमक्यूपी सीरीज होती है वो हर बार हम एग्जाम से पहले लेकर आते हैं। इसके अलावा अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं तो इन एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनके सजेस्टेड आंसर भी हम आपके साथ जल्दी ही डिस्कस करेंगे जैसे ही आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम से पहले हम टेलीग्राम चैनल पे फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया करते हैं, उसका भी आप यहां पे बेनिफिट ले सकते हो। चलिए, सेक्शन ए कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट नंबर 1, इफ एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.25% per annum and nominal rate of return is 10% per annum, what is the frequency of compounding? तो देखो, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला हुआ करता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला हुआ करता है 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई एन की पावर n माइनस 1। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपके पास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट गिवन है 0.1025 इज इक्वल टू 1 प्लस आई इज नथिंग, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न को आई बोला जाता है, दैट इज 10%, अपॉन में फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग होता है n। तो आपको ये n कैलकुलेट करके देना है, सिंपल सी बात ये थी। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे n जो है ऑप्शन रख के देख लो। अगर मैं n की जगह पहला ऑप्शन 1 रखूंगा तो सर ये आएगा 1.10 माइनस 1, तो ये तो 0.10 आया, जबकि ये 0.1025 है, तो पहला तो नहीं है। दूसरा 3, अगर मैं यहां पे 3 रखूं n की जगह तो 0.10 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इंटू 1.03 माइनस 1, सर नई बात बनी, ये भी 6.43 समथिंग आ गया। तीसरा ऑप्शन 2 रख के देखूं तो सर 0.10 डिवाइड बाई 2 प्लस 1.05 इंटू 1.05 माइनस में 1, तो सर ये मेरा यहां पे 0.1025 आ रहा है। यहां पे ये मेरा 0.1025 आ रहा है। 0.10 डिवाइडेड बाई 2 किया प्लस 1 इंटू 1.05 माइनस 1, 0.105 आ गया। इसका मतलब सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना, ज्यादा इजी पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, टू मेक द डेटा टर्न इनटू यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन, it should go
वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कोर स्टेप्स, कलेक्शन ऑफ डेटा करना पड़ेगा सर, ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। किसी भी डेटा को यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन बनाने के लिए डेटा को कलेक्ट भी करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा और उसकी प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, डेटा साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्क एनालिटिक्स, यस, कस्टमर डेटा मैनेजमेंट, यस, कंज्यूमर एनालिटिक्स, यस, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मैप्स में बी यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग पिन कोड, यस, कंट्री नेम भी शो होते हैं उसमें, स्टेट एब्रिविएशन भी दिखा सकते हो, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट फिफ्थ, फिर से आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल गया, द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ विंटेक्स लिमिटेड आर 2 and 1.5 रेस्पेक्टिवली। तो आप यहां से कंबाइंड लेवरेज निकाल सकते हो, 2 into 1.5, 3 आपका कंबाइंड लेवरेज आ गया। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अगर आपकी सेल 10% से बढ़ जाती है? तो कंबाइंड लेवरेज का दूसरा फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स। तो अगर आप परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स की जगह 10 रखोगे, कंबाइंड लेवरेज आपका 3 है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस का आंसर आ जाएगा आपका, दैट इज 30%। 30% इंक्रीज, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 30% इंक्रीज। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज, सर ऑपरेटिंग साइकिल को बिजनेस साइकिल नहीं बोलते, वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलते हैं, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेवंथ, एट इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी डिफरेंट कैपिटल हैज सेम ईबीआईटी सेम ईपीएस, सर इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी पे ईपीएस आपका सेम रहता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एट्थ, फिर से आपको एक प्रैक्टिकल एमसीक्यू देखने को मिल रहा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 2 मंथ्स का, कैश सेल्स एंड एवरेज रिसीवेबल आपका 5 लाख और 6.5 लाख, तो सेल अमाउंट क्या होगी? तो सर एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। तो ये है 12, 2, ये अदर आके 2/12 हो जाएगा। आप यहां पे रिसीवेबल गिवन है आपके पास 6.5 लाख के, तो यहां से आप अपना क्रेडिट सेल कैलकुलेट कर सकते हो। सर क्रेडिट सेल आ गया आपका क्रेडिट सेल आ गया आपका 39 लाख रुपए, 39 लाख आपका क्रेडिट सेल आ गया, और कैश में आपकी सेल है 5 लाख की, तो टोटल सेल्स हो गई 39 + 5 44 लाख, सेल अमाउंट होगी आपकी 44 लाख, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 3 एमसीक्यू प्रैक्टिकल आ गए अभी तक। नेक्स्ट भी आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर ए प्रोजेक्ट, एनुअल कैश इनफ्लो 8 लाख, लाइफ है 4 साल की, पेबैक पीरियड 2.855 ईयर, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी? 8 लाख को सिंपली मल्टीप्लाई कर लो 2.855 से, योर आंसर विल बी 22,84,000, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10th, ए प्रपोजल इज नॉट ए कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल, नॉट इफ इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, सर फिक्स्ड एसेट्स से तो रिलेट कर सकता है। ब्रिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही होते हैं कैपिटल बस्टिंग में। ब्रिंग शॉर्ट टर्म बेनिफिट ओनली, सर शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है, ना कि कैपिटल बस्टिंग, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11th, एडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल होता है सर, ये WACC को रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल कर देता है। इट डज नॉट डाइल्यूट ऑनर्स कैपिटल, इससे ऑनर्स की कैपिटल भी डाइल्यूट नहीं होती, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 12th, फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड हैज ए करंट रेशियो 1.5:1 एंड नेट करंट एसेट है 5 लाख का। सर नेट करंट एसेट्स का मतलब है यहां पे वर्किंग कैपिटल, व्हाट आर द करंट एसेट, तो करंट एसेट क्या होगी? अगर 1.5 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू 5 लाख वर्किंग कैपिटल है, तो सर 0.5 अगर 5 लाख है और करंट एसेट आपका 1.5 है, तो इसका 3 गुना 15 लाख रुपए आपका करंट एसेट्स आ जाएगा, 15 लाख रुपए आपका करंट एसेट्स आ जाएगा। नेक्स्ट भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड हैज अर्न्ड 8% रिटर्न ऑन टोटल एसेट ऑफ 50 लाख, तो 50 लाख का 8% 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, और नेट प्रॉफिट रेशियो आपका 5% है, तो सर 4 लाख जो है वो आपका 5% है, तो 80 लाख रुपए आपकी सेल होगी, तो सेल होगी आपकी 80 लाख रुपए की, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय RBI, नो,
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, यस। सर सेकेंडरी मार्केट कौन डील करता है इंडिया में? रेगुलेटेड बाय सेबी। लास्ट एमसीक्यू 15, रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों ही रिटर्न से रिलेट करते हैं, तो रेशियोज बिलोंग टू लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो 1 2 3 4 5 और 6, सर 15 में से 6 एमसीक्यू प्रैक्टिकल मिल रहे हैं, मतलब 12 नंबर का प्रैक्टिकल यहां पे है, 70 मार्क्स का बाद में, मतलब 82 मार्क्स का तो आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो इसके अंदर। तो आपको यहां पे 18 नंबर के आसपास जो है वो थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, जिसमें एफएम की थ्योरी भी है और बीडीए की थ्योरी भी इसमें कवर्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप 30 में से 30 नंबर लेकर आ सकते हो एमसीक्यू वाले पोर्शन में। इजी है, कोई टिपिकल यहां पे देखने को ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें सेक्शन बी की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 7 क्वेश्चन में से। सेम पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 14 मार्क्स का हर क्वेश्चन है, जिसमें 2-2 पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। 7-7 मार्क्स के नॉर्मली इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो पूरा थ्योरी क्वेश्चन है। 2A कहता है एक्सप्लेन द रेगुलेटरी रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का रेगुलेटरी रोल आपको शो करना है 7 नंबर में। तो ये आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया, जो कि काफी बड़ा सा आंसर है। इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो 7 मार्क्स के लिए। बी पार्ट की बात करें, समराइज द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स, एफएमबीडीए में से है, बीडीए वाले पार्ट में से, इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में डेटा माइनिंग टेक्निक्स का एप्लीकेशन बताओ। तो इसका भी इंस्टीट्यूट ने आंसर दे दिया है। पॉइंट्स में आंसर है डिटेक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग, अदर फाइनेंशियल क्राइम्स, प्रिडिक्शन ऑफ लोन रीपेमेंट, कस्टमर क्रेडिट पॉलिसी एनालिसिस, टारगेट मार्केटिंग एंड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा वेयर हाउसेज। सफिशिएंट आंसर है, ना कम करना इसमें से ना ज्यादा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से और 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पार्ट ए जो है वो रेशियो एनालिसिस में से देखने को मिल जाएगा 7 मार्क्स का, और पार्ट बी जो है वो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में से देखने को मिल जाएगा 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, फॉलोइंग आर द रेशियोज टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ नेशनल ट्रेडर्स लिमिटेड। आपके पास डेटर्स वेलोसिटी गिवन है 3 मंथ्स, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स अपॉन में क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 12। स्टॉक वेलोसिटी गिवन है 8 मंथ्स, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 12। क्रेडिटर्स वेलोसिटी गिवन है, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज क्रेडिटर्स या एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 12। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है 25%, जीपी अपॉन में सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ए ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 4 लाख। तो सर सबसे पहले जीपी रेशियो ही लग जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100। 4 लाख अगर जीपी है, प्रॉफिट 25% है, तो 16 लाख रुपए आपकी सेल्स आ जाएगी। सबसे पहले आप यहां पे अपनी सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो जीपी का फॉर्मूला यूज करके 16 लाख रुपए की। जैसे ही आपके पास सेल्स आ जाएगी तो थोड़ा डेटा और है, पढ़ देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर इज रुपी 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और बिल रिसीवेबल 25,000 और बिल्स पेबल आपके 10,000 है। क्वेश्चन की डिमांड है सेल्स निकालो, निकाल दी सर। डेटर्स निकालो, तो डेटर्स के लिए आप डेटर्स वेलोसिटी की हेल्प ले लो। फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 12। तो 3 महीने अगर है तो 3/12 हो गया, और क्रेडिट सेल्स अभी अभी आपने निकाली है 16 लाख की, तो ये आ जाएगा 4 लाख रुपए आपका डेटर्स आएगा। लेकिन डेटर्स वेलोसिटी के फॉर्मूले में एवरेज जो है रिसीवेबल आता है और उसमें बीआर 25,000 है, तो 4 लाख रुपए अगर मेरा कैलकुलेट होके आया तो 4 लाख में से 25,000 माइनस हो जाएगा। ये 4 लाख आएगा जिसमें से 25,000 आपका बीआर है, तो 3,75,000 जो है वो आपका डेटर्स बचेगा। सिमिलरली अगर आगे बढ़ते हो तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो सर क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक वेलोसिटी गिवन है अपने पास, फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक अपॉन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 12। तो 8 डिवाइडेड बाई 12, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें तो सर हमारी सेल्स थी 16 लाख की, सेल्स थी 16 लाख की, जिसके अंदर आपका ग्रॉस प्रॉफिट था 4 लाख का, 4 लाख का, तो 12 लाख रुपए जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। 12 लाख रुपए आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो इसका मतलब
8 लाख रुपए जो है वो आपका एवरेज स्टॉक आ रहा है। 8 लाख रुपए आपका एवरेज स्टॉक कैलकुलेट होके आएगा। 8 लाख रुपए आपका एवरेज स्टॉक कैलकुलेट होके आएगा। और ये जो 8 लाख रुपए का एवरेज स्टॉक है, इसमें क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। तो ओपनिंग अगर एक्स होगा तो क्लोजिंग विल बी एक्स प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 8 लाख रुपए। तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस में 10,000 डिवाइडेड 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 16 लाख और माइनस में 10,000 डिवाइडेड बाई 2x। सर 7,95,000 ओपनिंग स्टॉक आएगा और 8,05,000 रुपए आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। 795 आपका ओपनिंग स्टॉक आएगा और 8,05,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो। और लास्ट आपकी फोर्थ रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स निकाल के देने हैं, तो इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो क्रेडिटर्स वेलोसिटी की। 2 महीने हैं, फॉर्मूला होता है एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाई क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाई 12, तो 2/12। और क्रेडिट परचेजेस की बात करें तो परचेजेस निकाल देता हूं मैं। परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया था 12 लाख, ओपनिंग स्टॉक है 7,95,000, परचेजेस निकालनी और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 8,05,000 का। तो यहां से आपको आपकी परचेजेस पता चल जाएगी 12 लाख माइनस 7,95,000 प्लस 8,05,000। तो सर ये 12,10,000 रुपए अपनी परचेजेस आ गई। 12,10,000 परचेजेस आ गई। फॉर्मूला लगा लो क्रेडिटर्स वेलोसिटी का, दैट इज एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन में क्रेडिट परचेजेस। तो ये आ गया 2/12 मल्टीप्लाई में 12,10,000। तो सर क्रेडिटर्स आ गया 201,667, लेकिन उसमें बीपी भी तो होगा 10,000 का। 201,667 आपका क्रेडिटर्स कैलकुलेट होके आया, लेकिन इसके अंदर बीपी भी होगा 10,000 का। तो नेट आपका क्रेडिटर्स बच जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स 191,667। कैलकुलेशन आप देख लेना, इजी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 3B आता है अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट का। फंड फ्लो स्टेटमेंट का 3B, द बैलेंस शीट ऑफ A, B एंड C कंपनी लिमिटेड एज एट द एंड ऑफ 2021 एंड 22 आर गिवन बिलो। अपने पास 2 सालों की बैलेंस शीट गिवन है, 2021 और 2022 की। ये कुछ डेटा गिवन है अपने पास। शेयर कैपिटल है 1 लाख से 1,50,000 और शेयर प्रीमियम भी है 5,000 का, पहले नहीं था। इसका मतलब आपने शेयर इश्यू किए हैं 50,000 के 5,000 प्रीमियम पे, तो आपके पास 55,000 रुपए आया होगा, जो कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो किया जाता है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 55,000 के नाम से। आ जाओ फंड फ्लो स्टेटमेंट दिखाता हूं आपको। फंड फ्लो स्टेटमेंट है, सोर्सेज पैसा आएगा तो इश्यू ऑफ शेयर 55,000 रुपए यहां पे आप शो कर सकते हो। ये हो गया, ये हो गया। जनरल रिजर्व की बात करें तो सर जनरल रिजर्व आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हो फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए। तो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन की कैलकुलेशन के लिए, तो उसमें सबसे पहले लिख दोगे टू ट्रांसफर टू रिजर्व। ये 1,000 नहीं, ये 10,000 है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे ये 10,000 होगा। इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो ओपनिंग क्लोजिंग लिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट तो ओपनिंग 10,000 लिख दो, क्लोजिंग 17,000 लिख दो। ओपनिंग 10,000 लिख दिया, क्लोजिंग 17,000 लिख दिया। इसके बाद डिबेंचर है 70,000 से 50,000 रुपए हो गए। सर डिबेंचर हो गए 70,000 से 50,000, इसका मतलब रिडम्पशन किया आपने 20,000 के डिबेंचर का, जिससे फंड आपका जाएगा। तो यूजेज ऑफ फंड में आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 20,000। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दिखा दो 20,000 का। फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 20,000 का। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड क्रेडिटर्स। चलो सर बात करते हैं इसकी डेप्रीशिएशन को देखेंगे। अभी बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या सन्ड्री क्रेडिटर्स की मैं बात करूं तो ये 2 आइटम वो है जो आप शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में शो करते हो। तो शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल अगर मैं आपको शो करूं यहां पे करंट लाइबिलिटीज में, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो 20,000 से 30,000 हो गया, और क्रेडिटर्स जो है वो आपका 86,000 से 95,000 हो गया। ठीक है, ये जस्ट शो करना होता है, इसमें लास्ट में हम जाके वर्किंग कैपिटल में चेंजेस निकाल लेंगे। इसके बाद अगर एसेट साइड में आते हैं तो फ्री होल्ड लैंड में कोई चेंज नहीं है,
प्लांट की बात करते हैं, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है कुछ, फर्नीचर की भी बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका 60,000 से 80,000 हो गया, इसका मतलब 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने और खरीदा है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में ही जाओ और एप्लीकेशन ऑफ फंड में शो कर दो फंड इन्वेस्टमेंट में 20,000 का, इन्वेस्टमेंट में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 का। इसके अलावा डेटर्स, स्टॉक और कैश, दीज आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल में एज इट इज फिगर कॉपी करनी होती है, एज इट इज फिगर्स कॉपी करनी होती है। डेटर्स 30,000 70,000, स्टॉक 60,000 65,000, कैश 30,000 और 45,000। सर करंट एसेट का टोटल 1,20,000 1,80,000 और लाइबिलिटीज का टोटल 1,06,000 और 1,25,000। तो यहां पे वर्किंग कैपिटल की बात करें 1,20,000 माइनस 1,06,000 14,000 का वर्किंग कैपिटल था, जबकि यहां पे आपका वर्किंग कैपिटल 1,80 से 1,25 55,000 हो गया। तो 14 से 55 होने का मतलब 41,000 का आपका वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो गया। एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाके हम शो कर देते हैं 41,000 का इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसके अलावा कुछ और डेटा जो रह गया वो भी देख लेते हैं। ए प्लांट परचेज्ड फॉर ₹4,000 वाज सोल्ड फॉर कैश फॉर ₹800 ऑन सितंबर 30, 2022। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास 800 रुपए आएगा सेल ऑफ प्लांट से, तो सेल ऑफ प्लांट से 800 रुपए शो कर दो। इसके अलावा आपने ये बेचा है 4,000 रुपए का प्लांट था, इस पे 2,000 का डेप्रीशिएशन था। तो सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट जो 50,000 था, 50,000 जो था वो ये बेचने के बाद आपका 48,000 हो जाएगा। लेकिन वो 48,000 से 56,000 हो गया, मतलब 8,000 रुपए का डेप्रीशिएशन हो गया आपका प्लांट पे। इसी तरीके से फर्नीचर की भी मैं बात करता हूं, तो ऑन जून 30, 2022 एन आइटम ऑफ फर्नीचर वाज परचेज्ड। 2,000 का आपने फर्नीचर खरीदा है, चलो फर्नीचर खरीदा है तो पहले परचेज ऑफ फर्नीचर डाल दो एप्लीकेशन ऑफ फंड में 2,000 रुपए का। इसके अलावा डेप्रीशिएशन की मैं बात कर रहा था, तो 8,000 का डेप्रीशिएशन तो ये हो गया और फर्नीचर पे ये 1,000 का डेप्रीशिएशन ये हो गया। तो टोटल डेप्रीशिएशन 9,000 है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जाके आप डेप्रीशिएशन शो कर सकते हो 9,000 रुपीज का। ये हो गया, ये हो गया, 9,000 रुपए का डेप्रीशिएशन शो कर सकते हो। तो ये आइटम भी कवर्ड हो गया, ये आइटम भी कवर्ड हो गया। इधर मैं प्लांट की बात करना चाह रहा था। प्लांट 1,04,000 का था, जिसमें से 4,000 का आपने बेच दिया तो 1,00,000 का बचता। सर 1,00,000 का ही बचा हुआ है यहाँ पे, तो प्लांट वगैरह का परचेज तो मेरे को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसके अलावा देयर वाज द ओनली ट्रांजैक्शन कंसर्निंग फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग, ठीक है। डिविडेंड दे रहे हो आप 22.5% ऑन ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल शेयर 1,00,000 था, तो 1,00,000 का 22.5% 22,500 रुपए का डिविडेंड आपका यहां पे भी आ जाएगा और साथ में पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड में 22,500 यहां भी आ जाएगा। साथ में आपका ये 4,000 का प्लांट था, 2,000 डेप्रीशिएट हो चुका था, मतलब इसकी बुक वैल्यू 2,000 चल रही थी, 800 में बेचा तो 1,200 रुपए का नुकसान हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट भी आ जाएगा 1,200 रुपए का। बस ये सारे आइटम आपके पास थे, तो यहां से आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 49,700, जो कि आप कैरी कर लोगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड फ्रॉम ऑपरेशन 49,700। अकॉर्डिंगली आपका ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये मैच कर जाएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपका मैच कर जाएगा। मैच कर गया इसका मतलब आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में से यहां पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है वो गिवन आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट टॉपिक में से, और 4B जो पार्ट है वो आपके पास गिवन है सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक में से, कह सकते हैं ईपीएस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिक्स करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4A 7 मार्क्स के लिए, प्रेजेंटेड बिलो आर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस डेटा फॉर द XYZ कंपनी। आपके पास 2022 और 21 की सेल्स, रिटर्न, COGS, सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस इनकम और इनकम टैक्स गिवन है। You are required to prepare a comparative statement for the year 2022-21, जिसमें आप जस्ट ये शो करते हो कि कोई भी फिगर सेल्स का कितना परसेंट है फॉर द कंपनी एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द रिलेशनशिप रिवील्ड इन द कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो इसके लिए अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा पर्टिकुलर्स
अमाउंट के दो कॉलम 22 और 21, सिमिलरली परसेंटेज में दो कॉलम 22 और 21। सबसे पहले टॉप पे आप सेल्स ले सकते हो 8,16,000 और 6,56,500, लेकिन इसमें सेल रिटर्न भी है जो कि माइनस होकर नेट सेल बनेगी, तो 16,000 और 6,500 रुपए आप माइनस कर दोगे तो 8 लाख रुपए और 6,50,000 ये आपकी नेट सेल्स है जो कि 100% को इंडिकेट करेगी। ये परसेंटेज बाद में निकाल लेंगे। इसमें से लेस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख और 3,12,000, तो आप पहुंच जाओगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट पे। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर दो बचे हुए खर्चे लाइक सेलिंग एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस 2 लाख 120 130 78, ये खर्चे हैं, ये टोटल खर्चे बता के माइनस कर दिया तो नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई 80,000 और 1,30,000। ये दोनों खर्चे दिखा दिए, ये दोनों खर्चों का टोटल है, और जब जीपी में से ये खर्चे माइनस कर दोगे तो आपको आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम मिल जाएगी, जिसमें आप मिसलेनियस इनकम ऐड कर लो 6400 और 6500 रुपए, तो ये आपकी इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगी, जिसमें से टैक्स माइनस कर दोगे 32,000 और 67,600, तो आप अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुंच जाओगे। बस आपको अब ये शो करना है कि कोई भी फिगर 8 लाख और 6.5 लाख का कितना परसेंट है। 816 डिवाइड बाय 8 लाख 102%, 16,000 डिवाइड बाय 8 लाख 2%, 8 लाख डिवाइड बाय 8 लाख 100%, 4 लाख डिवाइड बाय 8 लाख 50%, 4 लाख डिवाइड बाय 8 लाख 50%। हर फिगर 8 लाख का कितना परसेंट है 2022 में शो कर दो। यहां पे 6.5 लाख की सेल है तो 650 500 6,50,000 का कितना परसेंट, 60 500 6,50,000 का कितना परसेंट, मतलब हर एक फिगर 650 का कितना परसेंट है वो शो कर दो। इस पे कमेंटिंग करनी है तो कमेंटिंग आप कर दो कि जीपी जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आप यहां पे देख सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट का प्रोपोर्शन 2021 से 2022 में कम हो गया। सर ये कम इसलिए हो गया कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 48 से 50% हो गई, 2% सीओजीएस बढ़ गया तो 2% जीपी आपका कम हो गया। इसके अलावा सेलिंग एक्सपेंस पे आप कमेंट कर सकते हो कि सेलिंग एक्सपेंस आपका 5% से बढ़ गया, 20 से 25% हो गया। इसके अलावा जनरल एक्सपेंसेस की बात करें तो ये भी 3% आपका बढ़ गया। इसके अलावा सेल रिटर्न वगैरह जो है ये भी आपका बढ़ गया। तो बस इस पे कमेंटिंग करनी होती है, क्या बढ़ गया क्या कम हो गया, बस अकॉर्डिंगली उसको कमेंटिंग बोल देते हैं यहां पे। तो आप ये देख लेना, एक बार डिटेल में रीड कर सकते हो। 4B की तरफ आप बढ़ते हो तो एक इजी क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड। ईबीआईटी दे दिया जिसमें से इंटरेस्ट माइनस करके ये अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस किया नेट प्रॉफिट आ गया, तो टैक्स का रेट इसका मतलब ये 50% चल रहा है। 72 का 36 अगर टैक्स लगाया तो 50% का रेट चल रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल 200 लाख का है, 10 रुपए का शेयर है, 20 लाख शेयर्स है। रिजर्व एंड सरप्लस 100 लाख पड़ा हुआ है, 220 का डिवेंचर है, 220 का 15%, 33 आप इंटरेस्ट चार्ज कर ही रहे थे। मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर 12 रुपए है, डिवेंचर का प्राइस 93.75 है। क्वेश्चन कहता है ईपीएस बताओ, निकल गया ईपीएस तो। नेट प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 36 डिवाइड बाय 20। सर 1.8 will be your EPS. 1.8 will be your EPS earning after tax divided by number of equity share 1.8. इसके अलावा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द कंपनी फॉर द डिबेंचर फंड। सर केडी का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन में P0। इंटरेस्ट की अगर बात करें तो सर इंटरेस्ट हो गया 220 छोड़ो 93.75 है, 100 रुपए के हिसाब से 15 रुपए का इंटरेस्ट हुआ, टैक्स का रेट 50% है तो 7.5 डिवाइडेड बाय 93.75 इट विल बी 8%। सर केडी कैलकुलेट होके आ जाएगा 8%, केडी कैलकुलेट होके आ जाएगा 8%, नेट केडी आ जाएगा 8% का। और इक्विटी की बात करें केई, तो सर केई की बात करें तो डिविडेंड का जिक्र तो है नहीं क्वेश्चन में, तो अर्निंग वाला मॉडल लगेगा ई अपॉन में P0 प्लस में ग्रोथ। अर्निंग, सर अर्निंग थी 1.8 जो आपने कैलकुलेट की अभी और मार्केट प्राइस 12 रुपए, ये आ जाएगा 15% का रेट, के आ जाएगा 15%। बस एक निकाल के छोड़ दो, दूसरे की जरूरत नहीं है, एक चाहिए इंस्टीट्यूट को, दोनों नहीं चाहिए होते। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट 7 मार्क्स के लिए, मेरे हिसाब से 7 मार्क्स इसके लिए ज्यादा है, तो इसमें एग्जाम में थोड़ा टिपिकल आपको देखने को मिल सकता है शायद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 5 का ए पार्ट और बी पार्ट, सर दोनों ही पार्ट आपको कैपिटल बस्टिंग में से गिवन है, मतलब कैपिटल बस्टिंग यहां पे आपको 14 मार्क्स का देखने को मिल रहा है। पूरा क्वेश्चन नंबर 5 कैपिटल बस्टिंग में से है।
क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है 7 मार्क्स के लिए मैं कहूंगा कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है। ए प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,25,000 रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट फॉलोइंग नेट कैश इनफ्लोज। आपको 4 सालों के कैश इनफ्लोज दे दिए हैं एंड कहते हैं एसेस एंड कंप्यूट द एनपीवी निकाल के देना है अगर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है तो। सर एनपीवी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, टेबल बनानी है, कुछ भी नहीं है। पीरियड लिख दिया 1 2 3 4, कैश इनफ्लो कॉपी कर लिए, 12% के फैक्टर लिख लिए 0.893, 0.797, 0.712, 0.636। आपको कैलकुलेट करने नहीं आते तो 1 डिवाइड बाई 1.12 कैलकुलेटर में प्रेस करके फर्स्ट टाइम इक्वल दबाओगे फर्स्ट ईयर का फैक्टर, सेकंड टाइम इक्वल दबाओगे सेकंड ईयर का फैक्टर, थर्ड टाइम इक्वल दबाओगे थर्ड ईयर का फैक्टर और फोर्थ टाइम इक्वल दबाओगे तो फोर्थ ईयर का फैक्टर। मल्टीप्लाई करके ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, जिसमें से 2,25,000 रुपए का आप माइनस कर दोगे इनिशियल कैश आउटफ्लो, 1295 पॉजिटिव एनपीवी आ गया। सर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो अगर पॉजिटिव एनपीवी है तो। इससे इजी 7 नंबर में कुछ भी नहीं हो सकता। तो 4B और 5A ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 14 नंबर जो है 5 से 7 मिनट में आपको 14 नंबर दे सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है ये भी कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, कैपिटल बस्टिंग का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको दो चीजें पेबैक पीरियड और आईआरआर कैलकुलेट करके देना है। यूनाइटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज एन इन्वेस्टमेंट बजट ऑफ ₹100 लाख फॉर द ईयर 2023 एंड 24। सर 100 लाख रुपए का बजट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पता चल गया। इट हैज शॉर्टलिस्टेड 2 प्रोजेक्ट ए एंड बी आफ्टर कंप्लीटिंग द मार्केट एंड टेक्निकल अप्रेजल। कैसे भी कराओ हमें कोई मतलब नहीं है। द मैनेजमेंट वांट टू कंप्लीट द फाइनेंशियल अप्रेजल बिफोर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। ओके, फर्दर पर्टिकुलर रिगार्डिंग द 2 प्रोजेक्ट आर गिवन बिलो। सर ए और बी 2 प्रोजेक्ट है, दोनों में इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने को, ए में 100 लाख का और बी में 90 लाख का। वैसे बजट हमारा 100 लाख का था बट ए में 100 लाख रुपए पूरा लग जाएगा, बी में 90 लाख ही लगेगा, ठीक है। एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। सर ईबीडीटी गिवन है 28 लाख और 24,000, तो अभी आपको इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है, डेप्रीशिएशन ऐड बैक करना है, तब जाके आप अपने एनुअल कैश इनफ्लो पे पहुंचोगे। साल्वेज वैल्यू रहेगी नील फॉर बोथ द प्रोजेक्ट, लाइफ रहेगी 10 साल की, कंपनी एसएलएम मेथड फॉलो करेगी, टैक्स का रेट 50% रहेगा, पेबैक पीरियड और आईआरआर निकाल के देना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके पास गिवन है एनवीटी वाले 10, 11, 12, 13, 14, 15 पे, ताकि आप आईआरआर इजीली कैलकुलेट कर सको। सर सबसे पहले तो आपको एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपके पास गिवन है ईबीडीटी 28 और 24, इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 10 10, 90 डिवाइड बाई 10 9। आप पहुंच गए अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। टैक्स का रेट आपका 50% का माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 9 और 7.5, जिसमें डेप्रीशिएशन एड बैक कर लो 10 और 9, तो आप कैश इनफ्लोज पे पहुंच गए 19 और 16.5। अगर पेबैक पीरियड निकालना है तो पेबैक पीरियड का फॉर्मूला तो सिंपल होता है, इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन में एनुअल कैश इनफ्लो। आउटफ्लो है 100 का, इनफ्लो है 19 का, तो 100 अपॉन में 19 इट विल बी 5.263 ईयर्स, जिसको मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो 5 ईयर 3.12 मंथ, और डेज में भी कन्वर्ट करते हो तो 5 साल 3 महीने 4 दिन। सर इतना सफिशिएंट है। सेकंड केस में 90 का आपका आउटफ्लो है, कैश इनफ्लो है आपका 16.5 का, इट विल बी 5.454 मंथ्स में कन्वर्ट किया 5 ईयर 5.44 मंथ, डेज में भी कन्वर्ट कर दिया तो 5 ईयर 5 मंथ्स 13 डेज। इसके बाद आपको सेकेंडली आईआरआर निकाल के देना है। आईआरआर के लिए आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी एट आईआरआर निकालते हो, जिसमें सिंपल सी मैं बात करूं 100 इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन में एनुअल कैश इनफ्लो होता है, तो यही फिगर आएगी। ये जो ऊपर आपने निकाली है यही फिगर आएगी 5.263, 5.454। आप पहले बात कर रहे हो प्रोजेक्ट ए की तो 5.263। सर ये 5.263 हम ढूंढ लेते हैं, 5.263 आएगा 13 और 14% के बीच में, तो आप आईआरआर का फॉर्मूला यूज कर लो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इन्होंने, मैं बात करूं, मैं बता देता हूं इन्होंने क्या किया। इन्होंने ये रेट देख लिए 13 और 14 पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाला। ऐसे भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, देन आईआरआर का फॉर्मूला लगा दिया, लो रेट जो कि आपका 13% है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट 103.097
माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 100 लाख रुपए इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट 103.0971 माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हाई रेट 99.1051 इनटू में 1 सॉल्व कर लोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा 13.776। सिमिलरली जब बी में जाते हैं तो बी में फैक्टर मिलेंगे आपको 5.454 और ये फैक्टर में बात करूं 5.45 सर 12 और 13% के बीच में आएंगे तो 12% और 13% पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, बस उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाला तो 12 और 13% के बीच में 12.873% आपका आंसर आ जाएगा। आप इसकी जगह दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आईआरआर का यहां पे दूसरा फॉर्मूला ये भी यूज हो जाता है, लो रेट प्लस यहां पे प्रेजेंट वैल्यू निकाली है इन्होंने, जरूरी नहीं होता प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए, आप यहां पे सीधा सीधा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी भी ले सकते हो लो रेट पे माइनस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट आईआरआर डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट लो रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट हाई रेट मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट्स। आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहां पे मैं बात करूं तो 12% आपका लो रेट रहता, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी एट लो रेट, सर 12% पे फैक्टर था हमारा 5.6502 तो ये फैक्टर ही ले लेते हैं सीधा सीधा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी एट आईआरआर 5.454 डिवाइडेड बाय 5.6502 माइनस हाई रेट पे फैक्टर होता आपका 5.4262 और डिफरेंस इन रेट है 1% का। इसको भी सॉल्व करोगे आपको सेम आंसर मिलेगा। वही सेम एग्जैक्ट आ रहा है 12.87%। तो मर्जी आपकी, आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा फैक्टर अगर आप लेकर करते हो तो ये वाली कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, ये कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा फैक्टर के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हो। इवन होने को एनपीवी के बेसिस पे भी सॉल्व हो जाता है, बट वो और ज्यादा लेंदी हो जाता है और वो हम तब अप्लाई करते हैं नॉर्मली जब हमारा कैश इनफ्लो हर साल का सेम नहीं हुआ करता है। आप लोगों को करवाया हुआ है क्लासेस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो है वर्किंग कैपिटल में से 7 मार्क्स का और बी पार्ट जो है वो है रिसीवेबल मैनेजमेंट में से 7 मार्क्स की वेटेज का। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नानक इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट showing the working capital requirement forecast for a level of activity of 1,56,000 units of production। ठीक है, the following information is available for your calculation। रॉ मटेरियल है 90 रुपए का, लेबर की कॉस्ट है 40 रुपए, ओवरहेड है 75, टोटल हो गया 205। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस की नॉर्मली हमारे लिए कोई रेलेवेंसी नहीं होती। रॉ मटेरियल आर इन एवरेज फॉर 1 मंथ, मटेरियल आर इन प्रोसेस फॉर 2 वीक्स, फिनिश्ड गुड्स का पीरियड 1 मंथ, क्रेडिटर्स का पीरियड 1 मंथ, लेग इन पेमेंट ऑफ डेटर्स का पीरियड 2 मंथ्स, वेजेस का पीरियड है 1.5 वीक्स, ओवरहेड का पीरियड है 1 मंथ। 20% of the output is sold against cash, इसका मतलब 80% will be on credit। कैश इन हैंड एंड एट बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी 60,000 रुपए का कैश मेंटेन करना है। इट इज टू बी अज्यूम्ड दैट प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर, वेजेस एंड ओवरहेड अक्रू सिमिलरली एंड ए टाइम पीरियड ऑफ 4 वीक इज इक्वल टू ए मंथ। मतलब 1 महीने का मतलब 4 वीक्स आपको यहां पे कंसिडर करके चलना है। तो सर ठीक है, सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात करें तो 1,56,000 मल्टीप्लाई बाय 90 divided by 52 into 4 it will be 10,80,000 रॉ मटेरियल वैल्यू। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा 10,80,000 का। इसके बाद वर्क इन प्रोसेस में जाओगे तो वर्क इन प्रोसेस में बात करें तो मटेरियल 100% लेंगे 90 रुपए, लेबर ओवरहेड के लिए कुछ भी नहीं बोला तो ये 20 रुपए लेंगे और ये 37.5 लेंगे। तो 90 प्लस 20 प्लस 37.5 147.5 की कॉस्ट हो जाएगी WIP के लिए। 1,56,000 यूनिट है डिवाइड बाय 52 और इसका पीरियड है 2 वीक्स का, इट विल बी 8,85,000। इसके बाद फिनिश गुड्स की तरफ जाए तो 1,56,000 यूनिट, फिनिश गुड्स में लगेगा 205 रुपए डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय फिनिश गुड्स का पीरियड 1 मंथ मतलब 4 वीक 24,60,000। इसके बाद डेटर्स की बात करें तो 1,56,000 यूनिट है बट 20% आप कैश में बेच रहे हो तो 80% इज ऑन क्रेडिट, तो इसका 80% कर लिया
205 की इस पे कॉस्ट है, डिवाइड बाई 52, और इसका पीरियड है 2 महीने मतलब 8 वीक, इट विल बी 39,36,000। कुछ गड़बड़ हुई? एक बार दोबारा, 1,56,000 यूनिट थी, इसका 80% 1,24,800 यूनिट आया, इंटू 205 रुपए डिवाइडेड बाई 52 इंटू में 8 वीक्स, मेरा आ रहा है 39,36,000। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, डेटर्स की कैलकुलेशन सेल्स पे करी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कैश कॉस्ट अप्लाई कर रहा था, इन्होंने टोटल कॉस्ट अप्लाई किया है, तो 265 पे किया है, तो ये 50,88,000 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों वैलिड होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कैश इन हैंड आपको मेंटेन करना है 60,000 रुपए का। ये आपकी टोटल करंट एसेट्स आ गई। करंट लाइबिलिटी में आप सबसे पहले क्रेडिटर्स लेते हो, 1,56,000 यूनिट के लिए आप रॉ मटेरियल खरीदोगे 90 के अकॉर्डिंगली, डिवाइड बाई 52 इंटू क्रेडिटर्स का पीरियड 4 वीक लेना है, तो 10,80,000 रुपए ही आ जाएगा। वेजेस का पीरियड आपको 1.5 वीक लेना है, 1,56,000 यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय वेजेस की कॉस्ट है 40 रुपए, डिवाइड बाई 52 इंटू 1.5, इट विल बी 1,80,000। ओवरहेड की बात करें, 1,56,000 यूनिट है, ओवरहेड की कॉस्ट है 75, डिवाइड बाई 52, और इसका पीरियड 1 मंथ मतलब 4 वीक लेना है, तो 9 लाख रुपीज आ जाएगा आपका। ये करंट लाइबिलिटी आ गई। करंट एसेट्स दैट इज 9573 में से माइनस करोगे करंट लाइबिलिटी 2160, आपको आपका वर्किंग कैपिटल पता चल जाएगा। 7 मार्क्स की वेटेज के लिए इजी क्वेश्चन है, एज सच कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 6B जो है वो रिसीवेबल मैनेजमेंट में से क्वेश्चन गिवन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6B रिसीवेबल मैनेजमेंट के टॉपिक में से गिवन है। सूर्या इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज मार्केटिंग ऑल इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू ए नेटवर्क ऑफ डीलर्स। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट एंड द डीलर्स आर गिवन 1 month टाइम टू सेटल द बिल्स। 1 महीने का टाइम पीरियड आप देते हो। द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द क्रेडिट पीरियड विद ए व्यू टू इंक्रीज इट्स ओवरऑल प्रॉफिट। अब कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड बढ़ाना चाह रही है। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेट फॉर डिफरेंट पीरियड ऑफ क्रेडिट। अभी आप 1 महीने का टाइम पीरियड अलाउ कर रहे हो, जो कि प्रेजेंट पॉलिसी आपकी 1 महीने का, और आपके सामने 3 ऑप्शन है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, जिसमें आप इस क्रेडिट पीरियड को बढ़ाकर 1.5, 2 और 3 मंथ्स करना चाह रहे हो। सेल्स गिवन आपके पास लैक्स में 120 लाख, 130 लाख, 150 लाख और 180 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास गिवन है 30, 30, 35 और 40। बैड डेट का परसेंटेज गिवन है 0.5%, 0.8%, 1% और 2%। द कंपनी हैज ए कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो 40%। अगर कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो 40% है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट आपका 60% रहेगी। फर्दर इट रिक्वायर ए प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% का आपको रिटर्न चाहिए। एग्जामिन ईच ऑफ द अबव प्रपोजल एंड रिकमेंड द बेस्ट क्रेडिट पीरियड फॉर द कंपनी। तो इसके लिए आप एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाया करते हो। इंस्टीट्यूट ने बनाया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है चीजों को। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे कि नॉर्मली हम अपनी क्लासेस में करते हैं, वो ज्यादा बेस्ट प्लान रहता है। हम सबसे पहले क्या कंसीडर किया करते हैं, हम सबसे पहले सेल्स लेते हैं। तो सबसे पहले आप सेल्स लेना, सेल में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन पर पहुंच जाते हो, और कंट्रीब्यूशन आपका 40% है, तो 120 का 40%, 48 आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। यहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट यहां पे एक बार मैं टॉप पे लिख देता हूं, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका, चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। 120 का 40%, 130 का 40%, तो ये आ जाएगा 48। 120 का 40% कंट्रीब्यूशन, 130 का 40%, 52। कंट्रीब्यूशन की फिगर लिख रहा हूं मैं एक बार ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। 150 का 40%, 60 कंट्रीब्यूशन है आपका, एंड 180 का 40%, 72। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट भी लिख दूं तो 60% आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो 120 का 60%, 72 विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट। 130 का 60%, 78। 150 का 60%, 90 एंड 180 का 60%, 108। सेल तो गिवन ही है क्वेश्चन में, तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन आ गया, जिसमें से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे 30, 30, 35, 40,
इस 48 में से 30 की फिक्स कॉस्ट 30, 30, 35, 40 ये फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आप अपने प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे 18, 22, 48 माइनस 30, 52 माइनस 30, 60 माइनस 35, 72 माइनस 40। ये आपका प्रॉफिट आ गया। इसमें से आप बैड डेट्स माइनस करते हो, इसमें से आप बैड डेट्स माइनस करते हो तो ये आपका प्रॉफिट आ गया कितना, 18, 22, 25 और 32। ये कॉस्ट लिखी है, कैसे लिखी है बता देता हूं सर। 72 वेरिएबल कॉस्ट है, 30 फिक्स कॉस्ट है, तो 72 प्लस 30 102 आपकी कॉस्ट आ गई। यहां पे 78 प्लस 30 108 आपकी कॉस्ट है, 90 प्लस 35 125 आपकी कॉस्ट है, 108 प्लस 40 आपकी 148 कॉस्ट है। अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाद में देखते हैं, रिक्वायर्ड रिटर्न बाद में देखते हैं, पहले बैड डेट्स। बैड डेट्स होता है आपका सेल का परसेंटेज, सेल का परसेंटेज, तो 120 का 0.5% इट विल बी 6, इट विल बी 0.6, देन 130 का 0.8, 130 का 0.8% इट विल बी 1.04, देन 150 का 1% इट विल बी 1.5 एंड 180 का 2% इट विल बी 3.6। सर ये आपका बैड डेट्स आ जाएगा, ये आपका बैड डेट्स आ जाएगा। उसके बाद आप माइनस करते थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां पे क्या किया गया है, इन्होंने अमाउंट इन्वेस्टेड इन रिसीवेबल अलग निकाला है, देन उस पे रेट अप्लाई किए। आप याद करो आपका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट 102 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पीरियड्स इन ए ईयर। क्वेश्चन चल रहा है मंथ्स में, तो डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आ जाएगा 8.5। 8.5 पे आप अप्लाई करते थे कॉस्ट 20%, तो ये आ जाएगा 1.7। ये 1.7 आपकी कॉस्ट है। सिमिलरली यहां पे अपनी 108 की कॉस्ट है, तो 108 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई कलेक्शन पीरियड हो जाएगा 1.5, 1.5 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट 20%, तो ये आ जाएगा 2.7, ये आ जाएगा 2.7। तीसरे केस में 125 कॉस्ट है, तो 125 डिवाइड बाई 12 इनटू कलेक्शन पीरियड हो जाएगा 2 मंथ, मल्टीप्लाई बाई 20% का रेट है 4.17, 4.166 या राउंड ऑफ में 4.17। लास्ट में आपकी कॉस्ट है 148 डिवाइडेड बाई 12 इनटू, अब कलेक्शन पीरियड हो जाएगा 3 मंथ और 20% का रेट, तो इट विल बी 7.4, 7.4। तो सिंपल आपको करना क्या है सर, ये जो प्रॉफिट निकाला था 18, उसमें से बैड डेट्स माइनस कर दो 0.6 का और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस कर दो 1.7, ये आपको प्रॉफिट मिलते रहेंगे 15.7। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा घुमा फिरा के, अदरवाइज मैं कहूंगा सेल लिखो, वेरिएबल कॉस्ट लिखो, कंट्रीब्यूशन लिखो, बैड डेट्स माइनस करो और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करो, आप अपने नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम का, वही आप फॉलो कर सकते हो। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कैलकुलेशन है, ये वर्किंग नोट में शो करो। सिमिलरली सेकंड केस में 22 का प्रॉफिट था, बैड डेट्स का अमाउंट था 1.04 और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी 2.7, 18.26 विल बी योर प्रॉफिट। थर्ड केस में 25 प्रॉफिट आ रहा था, जिसमें से बैड डेट्स था 1.5 का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी 4.166, तो ये आ गया 19.334। और लास्ट केस में 32 का था प्रॉफिट, माइनस बैड डेट्स था 3.6 का और माइनस 7.4, तो ये आ जाएगा 21 और हाईएस्ट था 21, तो आपको 3 मंथ वाला जो ऑप्शन है वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा प्रेजेंटेशन बेटर दे सकते हो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हो, तो क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में आपको जो कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर है उसमें से गिवन है, और 7B में आपको लेवरेज के टॉपिक में से क्वेश्चन दे दिया गया। 7-7 नंबर के ये दोनों क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जो कि दोनों ही इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7A, अज्यूमिंग नो टैक्सेस एंड गिवन द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBIT गिवन है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% गिवन है एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट KE गिवन है बिलो, कैलकुलेट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ईच फर्म अंडर नेट इनकम अप्रोच। हमारे पास EBIT, इंटरेस्ट और KE गिवन है और आपको नेट इनकम अप्रोच फॉलो करना है। सर नेट इनकम अप्रोच में क्या होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू EBT, EBT को KE से डिवाइड करते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाता है और उसमें डेट की वैल्यू ऐड करते हैं तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाती है।
ऑल्सो डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। सर EBIT अपॉन में वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी WACC इन केस ऑफ नेट इनकम अप्रोच। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 7A, सिंपली आपके पास 4 फर्म्स गिवन है तो टोटल 5 कॉलम बन गए, पर्टिकुलर्स XYZW। EBIT कॉपी कर लो जो गिवन है, इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दो तो आप अपना अर्निंग बिफोर टैक्स पे पहुंच गए। ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स होता है यही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होता है इन केस ऑफ नेट इनकम अप्रोच। तो इसको आप डिवाइड करोगे KE से, तो KE कॉपी कर लिया, KE से डिवाइड करोगे तो आप वैल्यू ऑफ इक्विटी पे पहुंच जाओगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी में ऐड करना है वैल्यू ऑफ डेट। अगर आपका इंटरेस्ट है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 20,000 डिवाइड बाय 10%, 2 लाख रुपए का आपका डेट है। सेकंड केस में इंटरेस्ट अगर 60,000 है तो 6 लाख का डेट है। थर्ड केस में अगर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है तो 20 लाख का आपका डेट है। और फोर्थ केस में अगर आपका 2,40,000 रुपए का इंटरेस्ट है तो 24 लाख रुपए आपका डेट है। ऐड किया, आपको आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पता चल गई। और WACC कैलकुलेट करने का शॉर्ट फॉर्मूला होता है नेट इनकम अप्रोच में EBIT अपॉन में वैल्यू ऑफ द फर्म। 2 लाख डिवाइड बाय 17 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय 21 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 40 लाख एंड 6 लाख डिवाइड बाय 44 लाख। आपको आपके आंसर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। और इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 7B देख सकते हो। सर लेवरेज में से काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड द डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज फॉर द फॉलोइंग फर्म्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। आपके पास नंबर ऑफ यूनिट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, मल्टीप्लाई करके सेल वैल्यू आ जाएगी 60,000, 2.6, 36,000। सेल वैल्यू आ जाएगी आपकी 36,000, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 75,000 एंड 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.10, 10,000। इसमें से आप माइनस करने वाले हो वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 60,000 इंटू 0.2, 1,200 रुपए, 15,000 टू 1.5, 22,500 एंड 1 लाख इंटू 0.02, इट विल बी 2,000। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आप अपने कंट्रीब्यूशन पे पहुंच जाओगे। कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट जो क्वेश्चन में गिवन है 7,000, 14,000 और 1,500। आप अपना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुंच जाओगे, जिसमें से आप माइनस करने वाले हो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 4,000, 8,000 एंड निल। इंटरेस्ट यहां पे माइनस किया है, यहां पे माइनस किया इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे फिगर्स हो गई है, मैं बात करूं तो ये EBIT था और ये इंटरेस्ट की फिगर्स है 4,000, 8,000, तो ये आपका EBT आ जाएगा, EBT आ जाएगा। बस यही फिगर्स अपने को जरूरत होती है। सर ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। 24,000 डिवाइड बाय 17,000, 52,500 डिवाइडेड बाय 38,500, 8,000 डिवाइड बाय 6,500। आपको आपका ऑपरेटिंग लेवरेज पता चल जाएगा। ये फिगर्स है ऑपरेटिंग लेवरेज की। और फाइनेंशियल लेवरेज होता है EBIT अपॉन में EBT। EBIT की फिगर जो है सर, EBIT की फिगर यही वाली है 17,000, 38,500 एंड 6,500। ये 24,000, 52,500, 8,000 जो है ये गलती से ये कंट्रीब्यूशन वाली फिगर यहां पे दोबारा से कॉपी पेस्ट हो गई थी, उसकी वजह से सारा गड़बड़ मामला हो गया था। तो EBIT अपॉन में EBT 17,000 डिवाइड बाय 17,000 नहीं, 17,000 डिवाइड बाय 17,000 नहीं। EBT क्या फिगर है सर? EBT की फिगर आपकी यहां पे 13,000। ये भी यहां पे ये जो इंटरेस्ट की फिगर है ये कॉपी हो गई गलती से, ये वाली फिगर्स नहीं है, ये वाली फिगर्स नहीं है। ये EBT की जो अमाउंट है ये वाली अमाउंट है 17,000 डिवाइड बाय 13,000। प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 38,500 डिवाइड बाय 30,500 एंड 6,500 डिवाइड बाय 6,500। और जो कंबाइंड लेवरेज होता है आप कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT कर सकते हो, नहीं तो आप एक काम भी कर सकते हो, ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लेवरेज करोगे तो भी आपको आपका कंबाइंड लेवरेज पता चल जाता है। तो ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन थे 7-7 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप देख पा रहे हो थियोरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, इंटरप्रेट द वेरियस टाइप ऑफ डेटा यूज्ड इन फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। BDA में से दे दिया 7 नंबर का क्वेश्चन। एंड बी पार्ट, डिस्क्राइब डेटा एनालिटिक्स एंड द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन डेटा एनालिटिक्स, वो भी आपका 7 मार्क्स के लिए BDA में से दे दिया। तो सर इस तरीके से आप देख पा रहे हो
कि इसके भी आंसर गिवन है यहां पे थ्योरेटिकली, आप एक बार देख लेना, आप एक बार इसको देख लेना, रीड करके देख लेना। ठीक है, आंसर ज्यादा नहीं है, 7 नंबर के हिसाब से ठीक सॉल्यूशन यहां पे दिया हुआ है। तो ये था हमारा FMBDA दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का MTP सेट 1, जो कि इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2023 के लिए रिलीज किया, क्वेश्चन विद आंसर, जिसको आज की क्लास में हमने आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया, ताकि यहां पे जो भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स वगैरह थी उसका आपको आइडिया लग गया, और एक बार आपको आइडिया लग गया कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको अगर फायदा होगा इस वीडियो का तो आपके दोस्तों को भी इसका फायदा होना चाहिए। जहां पे भी आप शेयर कर सकते हो, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, जहां पे भी आपके लिए पॉसिबल है शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल भी इसका बेनिफिट ले सके। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।